कविताओं को उदाहरण के साथ में जो है आप विद्यार्थियों को बताएं। वो कविता अक्सर हम भी पढ़ाते हैं और पढ़ाई भी जाती है। किस्सा जनतंत्र, अगर उसकी बात आप करें। धूमिल ने लिखा है जी। भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है। जी। भूखे आदमी का रोटी कितनी ज़रूरी है, कितनी आधारभूत है। वे लिखते हैं, यह जानते हुए भी कि कई दिनों बाद भूख का जायका बदलने के लिए आज कुम्हड़े की सब्जी पक रही है। पत्नी का उदास और पीला चेहरा मुझे आदत सा आंकता है। उसकी फटी हुई साड़ी से झांकती हुई पीठ पर खिड़की से बाहर खड़े पेड़ की वहशत चमक रही है। क्या यह वास्तविक जीवन है, संघर्ष करता हुआ जीवन है। हमने विकास किया, एक तरफ हम देखते हैं क्या ऊंची ऊंची सुख सुविधा के साधन, और एक तरफ यह जमीनी हकीकत। कुम्हड़ा भूख का जायका बदलने के लिए, आपको शायद ख्याल हो कि खराब में खराब सब्जी कुम्हड़े की मानी जाती है। जी। और कई लोग तो कुम्हड़े की सब्जी खाते ही नहीं हैं। और उस परिवार में रोटी दाना इस तरह की चीज़ तो है ही नहीं। जी। वह कुम्हड़े की सब्जी बनाकर जब वो मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा, तो मुंह का स्वाद बदलेगा। अगर आप 2 दिन ना खाएं तो आप देखेंगे मुंह का स्वाद कैसा खराब हो जाता है। मन करता है कुछ नहीं तो नमक मुंह में जाए। यह आत्मानुभव है, ये ज़मीनी हकीकत है। और यह जब तक हम भारत के हर इंसान को यह मुहैया न कर दें कि वह पेट भर खा सके, अपने मन का खा सके, केवल पेट भर खाना नहीं, तब तो हम जानवर ही हुए। पेट भर खाए और मन का खा सके। अगर इतना भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि हाँ हम दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं। अच्छे जनतंत्र, सबसे बड़े जनतंत्र में हमें तभी रूपांतरित हो पाएंगे जब इस ज़मीनी सच्चाई को समझेंगे और उसको बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक कविता उनकी है, करछुल बटलोही से बतियाती है। किस्सा जनतंत्र जिसकी बात आपने की। आज तो गांव की सिवाय और गांव में भी इक्के दुक्के, नहीं तो कहीं अब करछुल नहीं रही, बटलोही नहीं रही। चिमटा तो शायद मिल जाए रोटी सेंकते समय उलटने के लिए। ये बर्तन गायब हो गए गांव से। बटलोही, चिमटा, रसोई के सारे संसाधन जो निर्जीव हैं। कवि का एक बहुत बड़ा काम होता है कि वह जब चित्र बनाता है तो संसाधनों का भी मानवीकरण कर देता है। तो करछुल बटलोही से बतियाती है। अगर आप खाना पका रहे हैं, अंदर पानी और चीजें हैं, तब आवाज नहीं आएगी। यानी ये बटलोही में कुछ है ही नहीं। यानी इंतजार कर रहे हैं कि इनके अंदर कुछ आए। और ये सारी हालत किसकी है? ये दिख रही है बाहर, उस औरत की है जो चूल्हा जलता है, चुपचाप जलता है, जलता रहता है, जलता है, चुपचाप जलता है। गुजराती में कहते हैं चालू वर्तमान। जलता रहता है, आदत है, ये रोज की स्थिति है, एक दिन की स्थिति नहीं है। वह स्त्री जलती रहती है। और इसलिए आगे दृश्य देखते हैं, बच्चों की हालत क्या है। ये हमारे भारत का भविष्य है। बच्चे क्या हैं? आंगन बागन खेलते हैं, चोर सिपाही खेलते हैं,
और सबसे देखने की बात यह है गणित, वो घर को कैसे, कुल रोटी 3 है 6, 6। कुल रोटी 6, 3 दी जाती है घर में के मालिक आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बाहर मेहनत करके आता है, इसलिए ले करके आता है। वह जोड़ घटाव जो है आधे में आधा, वह स्त्री और सारे बच्चे। एक आदमी को आधा मिला, पुरुष जो कमा के आएगा, घर के भीतर लेके आएगा। कई बार मुझे लगता है हमारे देश के ये उद्योगपति हैं, वही शायद वो जो घर से बाहर गया है जाता है, इसलिए हमारे देश का आधा उनको जाता है। क्या? हमारे देश के का आधा यानी 3 रोटी उद्योगपति खा जाते हैं, और 3 रोटी में से पूरा देश है। वह एक घर नहीं है, वह प्रतीक बन जाता है पूरा भारत देश। और वह औरत और बच्चे भारत देश के दूसरे लोग। वह जब लेकर के कमाई करके आया, उसके पेट में आधा 6 का आधा डाल दिया गया, आधा वे बच्चे और वह स्त्री। यही आज हमारे देश की हकीकत है। कर्म करने वाले लोग, श्रम करने वाले लोग, उसी का प्रतीक है वह स्त्री। बाहर से हमें अगर इसको एक परिवार में देखेंगे और भावुक हो जाएंगे, तब हम चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। जब इसको हम विस्तार देंगे तब नज़र आता है कि यह एक जो घर है, यह जो करछुल बटलोही है, ये उस स्त्री के घर की स्थिति है जो सिरजती है, बनाती है, बच्चों को पालती है, उनका रक्षा करती है, यानी जिस पर पूरा घर का भार है। दूसरा है जो घर से बाहर जाता है और कमाकर लाता है, लेकिन आधा हिस्सा तो उसी के आ जाता है। तो कविता को इस तरीके से भी हमें देखने की ज़रूरत है। अगर एक घर तक हम तहीं रख दिए तो कविता के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। और ये करछुल बटलोही हमारे देश के श्रमिक वर्ग, उनके संसाधन, उनको काम का अभाव, जैसे बटलोही में कुछ है ही नहीं तो बटलोही काम कैसे करेगी, यानी बेकारी की समस्या, यह भी उस कविता में आएगा। सवाल ये है कविता को हम किस तरीके से देखते हैं। देखना महत्वपूर्ण है, उसी में से हमें कुछ सीख मिलेगी, कुछ सबक मिलेगा, तब हम इस जनतंत्र को और अच्छा जनतंत्र में रूपांतरित कर पाएंगे, सबका जनतंत्र बना पाएंगे। आज पूंजीवादी जनतंत्र है, कल जनवादी जनतंत्र बना पाएंगे, जनता का जनतंत्र। धूमिल पर एक बात और कहना चाहूँगा। धूमिल के दौर में प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला करता था, आज भी चलता है। उस प्रौढ़ शिक्षा को किस रूप में धूमिल ले रहे थे अपने समय, ध्यान दीजिएगा। नाम आज भी कार्यक्रम को प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, यानी ज़्यादा उम्र के लोगों को शिक्षित करना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम शिक्षित नहीं करते हैं, साक्षर करते हैं। उनको लिखना सिखलाते हैं, लिखे को वो बाँच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शिक्षित करना तो बहुत कठिन काम है। शिक्षित करना यानी चेतना को, समझ शक्ति को बढ़ाना, उन चीज़ों का विवेचन कर सके, शिक्षित करना वो है। लेकिन उन्होंने जो प्रौढ़ शिक्षा उनके समय में चल रही थी कि जैसे छोटे लोग बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ाने जाते थे तो अ लिखना सिखा रहे हैं, बोलते थे ये अ, तो लोग बोलते थे आ। इस दृश्य को देखने की जरूरत है। आ, यह आ क्या है? खुराक की डिमांड, और बाद में चाहिए, पहले भूख की तृप्ति होनी चाहिए। भूखे भजन
न हो ही गोपाला, ये तो हमारे यहाँ बहुत पुराना सूत्र है। उनको भूख पूर्ति चाहिए थी और हम उनको अ लिखना सिखला रहे थे। व्यंग्य है उस समय के प्रौढ़ शिक्षा पर। वह सब करिए, लेकिन कब करिए? जब उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके पेट की चिंता वह पूरी करिए, और साथ साथ लिखना पढ़ना यह भी सिखलाइए। तब मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ वर्ग भेद है यह वर्ग भेद कम होगा, और जब वर्गहीन समाज आएगा तब ही हमारा वास्तविक जनतंत्र बन पाएगा। जनतंत्र को लेकर के तो पूरी जो चेतना है, हम अध्ययन ही इसी धूमिल को जो है विशेष रूप से कि जनतांत्रिक कवि हैं, लोकतंत्र के कवि हैं, इस रूप में पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया मध्य और निम्न वर्ग जो है वो पूछ का करछोल बटलोही कि पूरा जीवन जो है बस वो रोटी और रूसी की चिंता में ही चला जाता है। दूसरी चीज़ें उसके लिए जो हैं वो कि आप उसी कविता के अंत में जब देखते हैं, रोटी वाली बात की आपने कि वो चीज़, हालांकि अब उतना समय नहीं कि वो जो एक और कविता है कि रोटी और संसद, कि जहाँ पर एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, और एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। जी, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन उसके पहले वो किस्सा जनतंत्र वाली कविता के अगर अंतिम भाग को अगर हम देखें तो अंतिम पद में भी वो कहता है कि वो एक चौराहे पर उसे बत्ती लाल थी और देखो इतनी हड़बड़ी में जल्दी में मैं जो है पत्नी को चूमना भूल गया। तो ये चूमना जो है ये प्रेम का जो तत्व है सर, तो जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पारिवारिक संबंधों की गरिमा और प्रेम का तत्व, वह भी उस व्यक्ति के जीवन से, उसके लिए भी उसके पास समय नहीं है इस रोजी रोटी की तलाश में। शायद इस तरफ भी कुछ आप जो है, हाँ, जो मुकम्मल जीवन या जिसको जीवन कहते हैं या जीवन रस की प्राप्ति कहते हैं, तो वह तो मेल में है, और मेल ही प्रेम है। लेकिन यहाँ तो हो रहा है, मेल कहाँ हो रहा है, दूरी बढ़ रही है। हम तनते जा रहे हैं, हमारे रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। धूमिल की ही एक कविता है कि भुन्ना सी ताली बनवाते, यानी हमारे रिश्ते जो हैं वो खुलते नहीं हैं। हमारे रक्त में हम इतना भी लोहा नहीं है, वो लोहा आएगा कहाँ से? ये मैं उसी की तरफ आपका ध्यान कर रहा हूँ, वह लोहा आएगा कहाँ से? अब उस कविता को अगर आप लेंगे तो आज के समय में वह कविता कितनी प्रासंगिक है, आप उठा करके देखिए। यह पेशेवर समय हमें इतना पेशेवर बना रहा है, हमें इतना संवेदनहीन बना रहा है कि हम एक दूसरे से, धूमिल तो 67 के बाद के समय से चिंतित हैं पारिवारिक संबंधों को लेके, आज तो वह एकदम और दूर हो रहा है। हम विघटनवादी दौर से गुजर रहे हैं, हम संगठनवादी दौर से नहीं गुजर रहे। कवि हमेशा उसकी कोशिश होती है, विघटन किया जाता है चीज़ों को, ध्यान रखेंगे। अगर खाना पकाना है तो चावल को हम क्या करते हैं, विघटित करते हैं, उसके अंदर कूड़ा कचरा निकाल करके अलग करते हैं। आप रोटी बनाना है तो गेहूं को क्या करते हैं, साफ करते हैं। साफ करना विघटन करना, अलग अलग करना। साफ हो गया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक में बनाते हैं। तो यह अलगाव यानी सफाई करने के लिए, और इसके बाद तो मूल लक्ष्य तो मिलना है, और वही नहीं हो पा रहा है। एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है। पिता पत्नी बच्चे, ऊष्मा नाम की चीज़ नहीं रही है। धूमिल की चिंता 7वें दशक में थी, आज यह चिंता तो बड़े पैमाने पर है। ऊष्माहीन परिवार दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है, और उसके पीछे हमारा पेशेवरपना है। अगर वह मोची राम वाली जो चीज़ है, उस पेशेवरपने में वह वर्गीय समझ शामिल हो जाती, तो निश्चित तौर पर आज हमारे परिवार का स्वरूप कुछ अलग होता।
धन्यवाद त्रिपाठी जी। धूमिल की कविताओं को जो है उनकी समग्रता में समझने की ज़रूरत है, और आपने जो मोचीराम कविता धूमिल की चाबी, धूमिल की कविताओं को समझने के लिए मोचीराम कविता को समझना ज़रूरी है, और उस कविता को बार बार समझने की ज़रूरत है। मोचीराम का चरित्र ऐसा चरित्र है कि धूमिल का नाम लेते ही मोचीराम पहले सबसे सामने आ जाता है। वो बहुत से कवियों में है। हम रघुवीर सहाय का नाम लेते हैं तो रामदास का चरित्र अपने आप सामने आ जाता है। तो ऐसे इन कवियों ने ऐसे ऐसे चरित्र, हाँ, नगई महरा है, और कई नाम हैं इस क्रम में काफ़ी लोगों ने, कि इन चरित्रों के माध्यम से वो जो हैं उस चीज़ को सामने रख देते हैं। बड़ी सार्थक चर्चा आपने की कुछ कविताओं के उदाहरण के माध्यम से। हम ऐसे अर्थ तो बाहर बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ये विशेष जो गूढ़ आपने अर्थ उनके बीच में से दिया इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में इन चीज़ों को और धूमिल की कविताओं को, जो कहा था कि कल सुनना, मुझे सर ने कहा कि सन 70 और 60 के हैं, लेकिन आज की प्रासंगिकता उन कविताओं को आज के संदर्भ में समझने की फिर से ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को ज़रूर यह चर्चा जो है उनकी कविताओं को समझने में मदद देगी, और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।